अक्सर लोग आंसू देखकर पिघल जाते हैं, लेकिन ये नहीं। क्या ये सच में इंसान है? क्या इसके पास दिल नाम की कोई चीज है, या इसकी जगह अल्लाह ने इसके सीने में पत्थर रख दिया था? वो उसके जाने के बाद अपने लब कुचलते हुए नम और गुस्सैले लहजे में बोली। फिर उसने अपने सर से विग उतारी और मिरर के सामने जा खड़ी हुई। अपना चेहरा देखकर उसे शदीद झटका लगा, क्योंकि उसकी आंखें मुसलसल रोने की वजह से सूजी हुई थीं, जबकि उसके गाल लाल रंगत जाहिर कर रहे थे, जबकि उसके गुलाबी लब हल्का हल्का लरज रहे थे, और उसके गोल्डन ब्राउन बाल आबशार की तरह उसकी कमर पर बिखरे हुए थे, जिसकी कुछ लटें उसके रुखसार को चूम रही थीं। आई हेट यू पापा। मुझे जब जब आपकी ज़रूरत होती है आप कभी पास नहीं होते। आपको मेरे होने या ना होने से कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। आपको याद है आपकी एक बेटी है, उसे ज़रूरत है आपकी। आप मेरे साथ होते तो आज मैं यहाँ इस हालत में नहीं होती। वो मिरर के सामने पड़ी चीज़ों को अपने हाथ से ज़मीन पर फेंकते हुए चिल्लाई। नफरत है मुझे आपसे, बेइंतहा नफरत। और हाँ, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं लड़ूंगी, हार नहीं मानूंगी। मुझे आपकी ज़रूरत नहीं, मैं स्ट्रोंग हूँ। मैं इस पत्थर दिल दुनिया को बता दूंगी कि मैं अकेली ही उनका बखूबी मुकाबला कर सकती हूँ, क्योंकि मैं अपने रास्ते खुद बनाना जानती हूँ। लोग मुझे जितना तोड़ेंगे मैं उतना निखर कर सामने आऊंगी। वो तलखी से कहकर वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। अच्छे से फ्रेश होने के बाद उसका दिमाग वापस से काम करने लगा, तो वो कमरे से भागने का कोई रास्ता ढूंढने लगी। लेकिन इस कमरे में एक भी विंडो मौजूद नहीं थी जिससे वो बाहर निकलती। जब बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं बना तो किसी की आमद पर वो खुद को महफूज रखने के लिए कोई छुरी या चाकू ढूंढने लगी, मगर उसे ऐसी कोई भी चीज कमरे से नहीं मिली। जैसे जैसे बाहर अंधेरा गहरा होने लगा, उसका गुस्से से बुरा हाल होने लगा, क्योंकि एक तो उसे बर्नीडो की सजा से डर लग रहा था, दूसरा भूख से उसकी जान निकली जा रही थी। उसका जब गुस्सा बेकाबू होने लगा तो उसने खूबसूरती से सजे इस कमरे को तहस नहस करके रख दिया। अभी वो कुर्सी को उठाकर जमीन पर पटकने ही लगी थी, तभी उसे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। तो वो वापस से उसी जगह पर रख कर जल्दी से बेड पर मासूमियत से लेट गई, मगर सामने से बर्नीडो की जगह किसी बूढ़ी औरत को ट्रे में खाना लाते हुए देखा तो उसने सुख का सांस लिया। इस बूढ़ी औरत ने वो खाना लाकर टेबल के ऊपर रख दिया। साथ वो बगैर कुछ कहे कपड़े समेटने लगी जो हीर ने अलमारी से निकाल कर जमीन पर फेंक दिए थे। हेलो, आप यहाँ काम करते हो? हीर सीधी होकर बैठते हुए तहम्मुल से पूछने लगी, जिस पर उस औरत ने बगैर उसकी जानिब देखे हाँ में सर हिलाया। क्या आप मेरी यहाँ से भागने में मदद कर सकती हैं? आई प्रोमिस मैं किसी को नहीं बताऊंगी आपने मेरी हेल्प की है। वह उम्मीद भरी नजरों से उसे देखने लगी, जो कपड़े अलमारी में हैंग कर रही थी। मैं नहीं कर सकती, वो आम लहजे में बोली। क्यों नहीं? प्लीज बस रास्ता बता दें, निकल मैं खुद ही जाऊंगी। प्लीज, वो बाकायदा उनके सामने इल्तिजा करने लगी, मगर वो सुनकर भी अनसुना कर गई। क्या आपको इन लोगों से खौफ महसूस हो रहा है कि वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे? कहीं आप यहाँ काम भी जबरदस्ती तो नहीं कर रही? हीर के सवालों पर वो औरत उसे अचानक मुड़कर देखने लगी। मैं अपनी मर्जी से यहाँ काम करती हूँ। हर इंसान को अपनी रोजी रोटी के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और मैं यहाँ बस वही करती हूँ। लेकिन इससे पहले हीर मजीद कुछ कहती, अचानक से दरवाजा खोलकर बर्नीडो कमरे में दाखिल हो गया। उसकी मौजूदगी से हीर का गला तक खुश्क हो गया, क्योंकि वो अपनी नज़रों से तमाम रूम का मुआयना कर रहा था जो बिखरा पड़ा था। आप जाइए यहाँ से, उसने बूढ़ी औरत की जानिब इशारा करते हुए कहा। तब वो जल्दी से बाहर निकल गई। तुम यहाँ से तब तक भाग नहीं सकती जब तक मैं ना चाहूँ, इसलिए ऐसी फजूल हरकत आइंदा करने से पहले मुझे याद रखना, उसने कमरे की जानिब इशारा करते हुए कहा। अब खाना खाओ, वो हुक्मिया लहजे में मजीद बोला। मुझे नहीं खाना, वो भी एक एक लफ्ज चबा कर बोली तो उसने अपना आईब्रो उचकाया, जिस पर हीर को अपना मुंह खोलने पर अफसोस हुआ, मगर वो ढीठों की तरह बैठी रही, क्योंकि माफ तो उसने किया नहीं था, सजा तो मिलनी ही है। ऐसे तो फिर ऐसे ही सही, मेरे साथ मत उलझो हीर, सिवाय मुसीबतों के कुछ हाथ नहीं आएगा, इसलिए चुपचाप खाना खाओ, उसने धीरे लहजे में इसे वार्न किया, साथ अपने कदम बेड की जानिब बढ़ाने लगा। तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, वो जल्दी से बेड से उठकर सोफे की जानिब बढ़ते हुए बोली, मगर उससे पहले वो सोफे तक पहुंचती बर्नीडो ने उसे जोर से बाजू से खींचकर
दीवार के साथ लगा दिया और सुलगती आंखों से उसकी आंखों में देखने लगा, जबकि हीर भी बगैर पलकें झपके उसे चैलेंज करती निगाहों से देखने लगी। तो बर्नीडो ने उसके बाजू पर अपने हाथ का दबाव बढ़ाया, जिसकी वजह से हीर तकलीफ से कराह उठी, मगर उसने अपनी नजर नहीं हटाई। मैं आखिरी दफा कह रहा हूँ, खाना खाओ, उसने उसके बाजू पर मजीद प्रेशर बढ़ाते हुए कहा। तो न चाहते हुए भी हीर की आंखें दर्द की वजह से नम होने लगीं। मेरा बाजू छोड़ो जंगली इंसान, वो इसकी आंखों में देखती हुई गुर्राई। मैं जितना सोचता हूँ तुम्हें तकलीफ ना दूं, तुम मुझे उतना ही मजबूर करती हो। तुम मेरे सब्र की हर हद आजमा रही हो। अभी तो कल वाली सजा भी पेंडिंग पर है। वो उसकी ब्राउन आंखों में देखते हुए सर्द मगर धीमे लहजे में बोलते हुए उसके बाजू पर अपनी गिरफ्त हल्की कर गया, जिस पर हीर का दिल खौफ से तेजी से धड़कने लगा। ओके, मैं खाना खा लेती हूँ, क्या याद करोगे? वैसे भी मुझे भूख लगी हुई है, नहीं खाऊंगी तो अपना ही नुकसान करूंगी। वो अपने चेहरे पर जल्दी से स्माइल सजाते हुए टेबल की जानिब बढ़ गई। अगर तुम्हारे बॉस ने मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की तो? हीर ने एकदम खाने से पहले अपने हाथ को रोक कर लड़खड़ाती आवाज में पूछा, क्योंकि उसने सुना हुआ था ये दुनिया लड़कियों के लिए ज्यादा महफूज नहीं है। इस दुनिया में चुटकियों में लड़कियों की इज्जत पामाल हो जाती है। वो कुछ नहीं करेंगे, वो दो टोक लहजे में बोला। लेकिन अगर, मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा, मैं कभी होने नहीं दूंगा। क्या कहा तुमने? हीर ने बेयकीनी से पूछा, क्योंकि उसे इन अल्फाज की कोई तवक्का नहीं थी। जो तुमने सुना, वो करख्तगी से बोला तो हीर अपने लब भींच कर रह गई, मगर पता नहीं क्यों वो इसके अल्फाज पर यकीन करके वापस से खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद तुम अपना ये कमरा साफ करोगी, मुझे गंदगी पसंद नहीं है, वो मजीद बोला तो हीर ने नवाला मुंह में डालते हुए हाँ में सर हिलाया, जिसके बाद वो बगैर कुछ और कहे कमरे से निकल गया। उसके जाते ही हीर ने लंबा सांस खींचा। सारी रात उसने करवटें बदल कर गुजारी थी, क्योंकि नींद उसकी आंखों से मीलों दूर थी। कौन कहता है मखमली बिस्तरों पर नींद सुकून भरी आती है? वो तल्खी से बेड को देखती हुई बोली, जो नहायत नर्म मुलायम था। नींद तो चिटाइयों पर भी अच्छी आ जाती है, बस दिल और दिमाग पुरसकून होने चाहिए। लेकिन मेरे तो दोनों ही इस वक्त बेसकून हैं। मुझे नमाज पढ़नी चाहिए, क्योंकि दिलों का सुकून सिर्फ उसी पाक ज़ात के पास है। उसने क्लॉक देखा तो फजर की नमाज का वक्त था। वो जल्दी से वॉशरूम में गई और वज़ू करने लगी। वज़ू करने के बाद उसने साफ चादर ज़मीन पर बिछाई और एक बड़े से दुपट्टे का अपने सर पर हिजाब बनाकर वो नमाज के लिए खड़ी हो गई। वो जैसे जैसे नमाज की रकतें अदा करने लगी, उसकी आंखें भीगने लगीं। सारी नमाज में वो अपने रब के सामने रोती रही। नमाज मुकम्मल होने के बाद वो तस्बीह निकालने लगी। उसके बाद उसने दुआ के लिए हाथ उठाए तो उसके मुंह से अल्फाज निकलने से इनकारी हो गए, जबकि आंसू रवानी से बहने लगे। तुझसे बढ़कर कोई ताकत वाला नहीं, वो बहुत मुश्किल से सिर्फ एक यही लाइन हिचकियों के दरमियान बोल पाई। बाकी के अल्फाज उसके मुंह में ही दम तोड़ गए। वैसे भी इस पाक ज़ात को अपने दिल की बातें कहने के लिए अल्फाज की ज़रूरत नहीं होती। वो बिन कहे भी सुनता है, क्योंकि उसका रिश्ता तो दिल से है। जितनी शिद्दत से हम उसे पुकारेंगे, वो उतनी ही मोहब्बत से अपने बंदों की पुकार सुनेगा। तकरीबन 10 बजे उसकी आंख खुली तो इसने खुद को ज़मीन पर लेटे हुए पाया, तो उसे एहसास हुआ वो नमाज पढ़कर यहाँ ही सो गई थी। उसने उठकर चादर को समेटा। आज का दिन बहुत मुश्किल होने वाला था, लेकिन उसके बावजूद उसने खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस किया, क्योंकि उस वक्त उसका दिल और दिमाग पुरसकून थे। कुछ देर बाद बूढ़ी औरत खाना लेकर आई तो हीर ने खामोशी से खा लिया। फिक्र मत करें, सब ठीक होगा। वो बूढ़ी औरत बर्नीडो के कहने पर हीर को सीढ़ियों से नीचे हॉल में लाते हुए सरगोशी नुमा आवाज में बोली। वह इसे हॉल में छोड़कर चली गई, जहां तकरीबन 20 के करीब आदमी खड़े थे। हीर ने महसूस किया कि बर्नीडो उसकी दाईं जानिब आकर खड़ा हो गया है। मैं फिर से कह रहा हूँ, तुमने इसे यहाँ लाकर गलती की है। हॉल में गहरी और करख्त आवाज गूंजी। हीर ने नजर उठाकर इस आदमी की जानिब देखा, जिसका चेहरा मास्क में छुपा हुआ था, लेकिन सर में हल्के हल्के सफेद बाल देखकर वो अंदाजा लगा सकती थी कि उसकी उम्र 60 से ज्यादा होगी। नहीं, मैं कभी गलती नहीं करता, इसका यहाँ होना फायदा मंद है, वो आम से लहजे में बोला, जबकि सामने सोफे पर बैठा हुआ आदमी अपनी मुट्ठियां भींच कर रह गया। इससे हमें नुकसान हो सकता है। एशिया की लड़कियां टिपिकल और इमोशनल फूल्स होती हैं। इमोशंस में बहकर ये बहुत सी गलतियां करती हैं।
जो हमारी दुनिया में कबूल नहीं। वो एक एक लफ्ज चबा कर बोला। जहां तक मैंने देखा है ये स्ट्रॉन्ग, बाहिम्मत और बाहौसला है। वो भी अपने अल्फाज पर जोर देते हुए बोला। हाँ, जहां से मैं देख रहा हूँ ये बहुत खूबसूरत भी है। तुम इसे अपनी रखेल के तौर पर भी रख सकते हो। आज से ये तुम्हारी रखेल होगी। वो बूढ़ा आदमी तमस्खुर से हीर की जानिब देखता हुआ बोला। तो हीर जो तब से वहां चुप खड़ी थी, इसके अल्फाज पर उसे लगा किसी ने अचानक से उससे उसकी सांसें छीन ली हों। वो पत्थरई आंखों से सामने बैठे बेहिस आदमी को देखने लगी। नहीं, आप जानते हो मैं इस तरह के वाहियात काम नहीं करता। और वैसे भी मुझे इस लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं। मेरे लिए मेरा काम ही जिंदगी है। वो तड़क कर बोला तो हीर ने सुकून भरा सांस लिया। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ। उस बूढ़े आदमी ने वापिस से हीर को अपनी नजरों के हसार में रखते हुए कहा। आप मेरे बॉस जरूर हो, लेकिन मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। रखेल तो दूर की बात, मैं इसे हाथ लगाना भी पसंद ना करूं। वो हीर को हकारत से देखता हुआ बोला। उसका इस लहजे में कहना हीर को अपनी तौहीन लगा, जिस पर वो इसे सुलगती हुई नजरों से देखने लगी, क्योंकि इसका इसे यूं हकारत से देखना अंदर तक सुलगा कर रख गया था, जैसे वो कोई सड़क छाप लड़की हो। सर, मैं इसे अपनी रखेल रखने के लिए तैयार हूँ। बॉस की दाई जानिब खड़े आदमी ने शोक लहजे में कहा। इनफ इज इनफ। वो जो तब से सब्र के घूंट पी रही थी तपे हुए लहजे में गुर्राई, जिसकी वजह से कमरे में खामोशी छा गई, क्योंकि वो जानती थी अपने लिए अगर आज उसने आवाज नहीं उठाई तो कभी नहीं उठा पाएगी। मैं कोई तवाइफ नहीं हूँ जिस पर तुम सब लोग ऐसे कमेंट्स पास कर रहे हो। एक शरीफ घराने की लड़की हूँ। एक भी फजूल लफ्ज अब मेरे हक में किसी ने इस्तेमाल किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो सामने पड़े टेबल को अपने पाँव से ठोकर मारती हुई बोली। और हाँ, आप। वो बूढ़े आदमी की जानिब इशारा करते हुए बोलने लगी। मैं आपके लिए फायदा मंद हो सकती हूँ। आप मुझे मिशन पर भेज सकते हैं, क्योंकि मेरा दिमाग आपके पुराने दिमाग से ज्यादा तेज चलता है। बॉस के सामने तमीज से रहो। बर्नीडो ने उसके बाजू से पकड़ते हुए वॉर्न किया तो वो उसे घूरने लगी। इसे बोलने दो। और अगर तुम अपने तेज दिमाग से मिशन नहीं कर पाई तो? बूढ़ा आदमी आईब्रो उचकाता हुआ पूछने लगा। तो जो आप बोलोगे वो सजा कबूल होगी। और अगर मैं मिशन में कामयाब रही तो आपको वादा करना होगा कि मेरी शादी बर्नीडो से होगी। वो अपने बगल में खड़े बर्नीडो को चैलेंज करती नजरों से देखती हुई बोली। बर्नीडो? ओ, तुम्हारा मतलब तुम्हारी बगल में खड़ा शेर। मतलब तुम अपने कब्जे में धारते हुए शेर को करना चाह रही हो। आई लाइक इट। वो मज़हका खेज मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाते हुए बोले। हरगिज नहीं। बर्नीडो हलक के बल चीखा। वादा रहा, वो मुस्कुराते हुए गोया हुए। मेरी जिंदगी कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। इसका हक मैं किसी को नहीं देता। इसलिए वादे सोच समझ कर कीजिए। देखते हैं। वो कहकर कुर्सी से उठ गए। तुमने इसे यहाँ लाकर कोई गलती नहीं की। इस मिशन को मुकम्मल करने के लिए हमें इस वक्त इसकी ही ज़रूरत है। वह मुड़कर ये अल्फाज कहकर वहाँ से निकल गए। हीर ने बर्नीडो की जानिब देखा, जो मुठियाँ भींचे सख्त नज़रों से उसे ही देख रहा था। लोग अपनी मौत से दूर भागते हैं, लेकिन तुम खुद धक्के से उसे अपने गले लगा रही हो। वो करख्तगी से कहकर वहाँ से चला गया, जबकि वो परेशानी से लब चबाने लगी। तभी वहाँ बूढ़ी औरत आई और इसे वापस कमरे में ले गई। वो जो बाहर बहुत हौसला जाहिर कर रही थी, तन्हाई मिलते ही कमज़ोर पड़ने लगी, क्योंकि वो नहीं जानती थी कैसा मिशन होगा, उसे क्या करना होगा। अगर वो नाकाम हो गई तो इसको इसकी कितनी भयानक सज़ा मिलेगी। मुख्तलिफ ख्याल जहन में आते ही उसकी आंखें नम होने लगीं। उसी पल दरवाजे पर दस्तक हुई तो इसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए। अपनी आंखों पर पट्टी बांधो, बॉस तुमसे बात करना चाहते हैं। बाहर से किसी आदमी की आवाज आई तो इसने दराज से ब्लैक पट्टी निकालकर अपनी आंखों पर बांध ली। तभी उसने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी और कुछ लोगों की आमद अपने कमरे में महसूस की। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, मगर इसने अपने चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन वाजिया नहीं किया। तुम जिस मिशन पर जा रही हो वहाँ कुछ रूस से और कुछ बहुत नामी गिरामी खतरनाक गैंग लीडर्स मौजूद होंगे। उनकी ब्राज़ील में मौजूदगी की वजह आज होने वाली तकरीब है, जो ब्राज़ील के सबसे खतरनाक माफिया लीडर एंथोनियो ने रखी है, जिसमें वो घड़ी का इफ्तिताह करेगा। इस घड़ी की कीमत 10 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स है। मुझे बस वो घड़ी चाहिए जो तुम लाओगी, बॉस ने सुकून भरे लहजे में कहा, जबकि हीर की हथेलियां पसीने से नम होने लगीं। व्हाट द हेल? क्या ये लोग चोर हैं? बर्नीडो ने भी प्लान से डायमंड्स चुराए थे। वो दिल ही दिल में बोली।
तुम वहाँ अलेक्स क्रिस्टे बनकर जाओगी, जिसका ताल्लुक अफ्रीकी बड़े आजम के अमीर घराने से है। तुम्हारे साथ वहाँ बर्नीडो भी होगा, जो जानता है सब कैसे होगा। बर्नीडो के जिक्र पर हीर के दिल ने एक बीट मिस की। बॉस हिदायत देकर कुछ आदमियों के साथ ही वहां से निकल गया। उसी वक्त बूढ़ी औरत अपने हाथ में बॉक्स लेकर अंदर दाखिल हुई, जिसमें रेड गाउन था, साथ ब्लैक कलर की हील्स और पाउच जो कि ब्लैक रंग का ही था। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो, जैसे आसमान से उतरी हुई कोई परी। बूढ़ी औरत ने मोहब्बत पाश नजरों से इसे देखते हुए कहा, जो रेड रंग का गाउन पहने, हल्का फुल्का मेकअप किए, अपने गोल्डन बालों को लाइट कर्ल करके अपनी पुश्त में डाले, इस वक्त अपने कानों में टॉप्स डाल रही थी। जल्दी से ब्लाइंड फोल्ड अपनी आंखों पर पहनो, हमें निकलना है। इससे पहले हीर कोई जवाब देती बाहर से आवाज आई, तो बूढ़ी औरत ने जल्दी से ब्लैक पट्टी उसकी आंखों पर बांध कर दरवाजा खोल दिया। मैं तुम्हें सी पोर्ट तक लेकर जा रहा हूँ। वहाँ सर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वहाँ से आगे तुम इफ्तिताह पर उनके साथ ही जाओगी। एक आदमी की आवाज उसके कानों से टकराई। ठीक है। खौफ से उसका वजूद हल्का हल्का कँपा रहा था, मगर उसने अपनी आवाज को मजबूत रखा। वो खामोशी से सारा रास्ता गाड़ी में बैठी रही। तकरीबन 30 मिनट के बाद उसने महसूस किया कि गाड़ी रुक गई है। जब वो कार से बाहर निकल आई तो इसकी आंखों से पट्टी हटा दी गई। उसने पलटकर इस आदमी की तरफ देखा जिसके साथ वो आई थी, मगर उसके चेहरे पर मास्क था। बर्नीडो किधर है? उसने आम लहजे में पूछना चाहा, मगर उसकी आवाज लड़खड़ाई, क्योंकि वहां कोई भी तो नहीं था। यहाँ से लेफ्ट रोड पर जाओ और वहां से बिल्कुल सीधा चलते जाना, वहीं तुम्हें सर मिल जाएंगे। और भागने की जुर्रत भी मत करना। आखिरी बात पर उसने उसे वार्न किया, जिस पर वो सोचने लगी कि अगर वो भाग भी जाए यहाँ से तो जाएगी कहाँ। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, वो बोलकर इस रास्ते की जानिब जाने लगी जिसका इस आदमी ने बताया था। अच्छी बात है, क्योंकि मैं तुम्हें देख रहा हूँ जब तक तुम सर के पास नहीं पहुंच जाती। पीछे से उसकी आवाज उसके कानों से टकराई, मगर वो उसे अनसुना करके चलने लगी। गली खत्म होने पर उसकी नज़र सामने समंदर से टकराई, जिसके किनारे के पास कश्तियां खड़ी थीं। करीब जाने पर उसने बर्नीडो का साइड से चेहरा देखा, जो उसकी जानिब पुश्त किए खड़ा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। बर्नीडो, उसने उसे पुकारा तो वो पलटकर उसकी जानिब देखने लगा, जिस पर हीर का मुंह खुल गया, क्योंकि ब्लैक 3 पीस सूट पहने, फ्रेश हेयर कट करवाए, वो ज़रूरत से ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। यू आर अ ब्लडी हैंडसम। हीर को एहसास भी नहीं हुआ कब ये अल्फाज उसके मुंह से निकल चुके थे। वो जो उसे सरता पांव देख रहा था, उसकी बात पर उसे आईब्रो उचका कर देखने लगा। प्लीज कह दो, मेरा मुंह बंद ही था, मैंने अभी अभी कुछ नहीं कहा। वो उम्मीद भरी नजरों से उसे देखने लगी, मगर जैसे वो उसे देख रहा था वो जानती थी उसने ऐसा सच में बोला है। देखो, तुम भी बता दो मैं कैसी लग रही हूँ, हिसाब बराबर हो जाएगा। उसने उसे मजीद मशवरा दिया, जिस पर वो उसे घूरने लगा। तो हीर भी हिम्मत से उसकी आंखों में देखने लगी। ओ खुदा, ये क्या सोच रहा होगा, मैं पागल हूँ। वो जब कुछ नहीं बोला तो वो दिल ही दिल में बड़बड़ाई। तभी वो कदम बढ़ाता हुआ उसके करीब आने लगा, जिस पर हीर की धड़कनें बेतरतीब होने लगीं। उसे लगा वो सच में उसकी तारीफ करेगा। चलो चलें, वो करीब आकर सर्द लहजे में बोलता आगे बढ़ गया। तो हीर का वजूद थमा। उसने बेयकीनी से उसकी जानिब देखा। क्या तुम सीरियस हो? वो सुलगते हुए लहजे में उसके पीछे जाते हुए पूछने लगी, मगर वो इग्नोर करता लेमो की जानिब बढ़ गया, जो रोड की साइड पर खड़ी थी। हमें देर हो रही है, गाड़ी में बैठो। उसने इसको गाड़ी के अंदर बैठने का इशारा करते हुए कहा, तो वो गुस्से के घूंट पीती अंदर बैठ गई। गाड़ी अपनी मंजिल की जानिब बढ़ने लगी, मगर हीर अपने दिमाग से वो पल नहीं निकाल पाई जो अभी कुछ देर पहले हुआ था। अगर तुम कह देते मैं अच्छी लग रही हूँ, तुम्हारा कुछ नहीं चाहता। उल्टा तुम बहुत रूड थे। हीर ने अपना डर थोड़ा देर साइड पर रखते हुए कहा, जिस पर उसकी जानिब से कोई जवाब नहीं आया। और तुमने अपने रवैये के लिए माफी भी नहीं मांगी, वो मजीद बोली, जिस पर उसने उसे जिन नजरों से देखा था, अगर देखने से इंसान मर जाता तो इस वक्त वो जमीन से 6 फुट नीचे दफन होती। उसके देखने पर हीर जल्दी से सीट पर सीधी होकर बैठ गई। ओपन योर डैम माउथ अगेन एंड यू विल बी अ डेड मीट। उसने उसे गहरी और धीमी आवाज में वार्न किया। ज्यादा ही शोखा है, पता नहीं खुद को क्या समझता है। वो जेड़े लब बड़बड़ाई, जिस पर उसने फौरी पलट कर उसकी जानिब देखा। क्या कहा है, दोबारा कहना, वो तपे हुए लहजे में पूछने लगा। तहीर ने अपने खुश्क होते लबों पर जुबान फेरी। कुछ नहीं, वो बमुश्किल बोल पाई।
जिस पर वो इसे कुछ पल देखता रहा। फिर इसने पिस्टल इन दोनों के दरमियान खाली जगह पर रख दी। हीर ने जल्दी से अपने होंठों पर उंगली रख ली, क्योंकि वह जानती थी ये पिस्टल किस लिए रखी गई है। इसलिए उसने सारा रास्ता एक लफ्ज अपने मुंह से नहीं निकाला। क्या तुम्हें रूसी जुबान बोलनी आती है? बर्नीडो की आवाज गाड़ी में गूंजी तो इसने ना में सर हिलाया। फिर तुम सारी तकरीब में ज्यादा बोलने से गुरेज करना। क्यों? क्योंकि तुम कुछ स्टूपिड बोल कर खुद को मुसीबत में डाल लोगी। जिस पर हीर ने माथे पर सलवटें चढ़ाकर उसकी जानिब देखा। बर्नीडो, हीर ने उसके नाम पर जोर दिया। क्या है? उसने रूडली पूछा। ये मेरा मिशन है, इसमें मुदाखलत मत करो। वो एक एक लफ्ज चबा कर बोली। तुम्हें मेरी मदद की भी जरूरत पड़ेगी। वो भी तरकीब ब तरकीब बोला। उप्स, तुम चाहते हो मैं ये मिशन जीत जाऊं ताकि तुम मुझसे शादी करो? वो इसकी गोल्डन ब्लुइश आंखों में देखती हुई मजे से बोली। अच्छा मजाक है, तुम्हारी सोच है जो तुम्हें लगता है कि मैं इस मिशन के बाद तुमसे शादी करूंगा। मुझे बस मिशन में हारना पसंद नहीं। वो पुरसकून लहजे में बोला। झूठ। तुम्हारे बॉस ने वादा किया है, शादी तो होगी ही। वो इसे चैलेंज करती निगाहों से देखती हुई बोली। किसी के बाप की इतनी औकात नहीं मुझसे वो करवाई जो मैं नहीं करना चाहता। वो इसके बालों में अपनी उंगलियां फंसा कर उसे खुद के करीब करके उसकी आंखों में देखते हुए इश्तियाल से बोला, जिस पर हीर की धड़कनें बेकाबू होने लगीं। क्या तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है? वो उसकी तरफ देखते हुए तजस्सुस से पूछने लगी। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। वो झटके से उसके बाल छोड़ता हुआ गुर्राया। फिर भी बता दो ना। उसने उसे मजीद उकसाया। मुझे गुस्सा मत दिलाओ हीर, वरना मैं तुम्हें यहाँ ही कत्ल कर दूंगा। उसके यूं नाम लेने पर हीर के दिल ने एक बीट मिस की, क्योंकि आज दूसरी बार उसने उसके नाम से पुकारा था। मैं तुम्हें गुस्सा नहीं दिला रही, एक सिंपल सा सवाल पूछ रही हूँ। फिर भी तुम्हारी ख्वाहिश मुझे कत्ल करने की हो रही है तो कर दो। जिस पर वो इसे सुलगती आंखों से देखने लगा। मैं तुम्हें इतनी आसान मौत क्यों दूं? वैसे भी तुम ये मिशन हारने वाली हो, तुम्हारे बस का तो है नहीं। फिर भी जो तुमने सजा कबूल की हुई है वही तुम्हें तिल तिल मारेगी। वो तल्ख लहजे में कहता उसकी सांसें रोक गया। तुम कितने पत्थर दिल हो। वो शौक और तकलीफ से बस इतना ही कह पाई। अपना शौक अपने पास संभाल कर रखो, हम लोग पहुंच गए हैं। इसके अल्फाज पर वो होश की दुनिया में आई तो इसने गाड़ी से बाहर नजर घुमाई तो खुद को एक बहुत बड़े पैलेस के सामने पाया, जिसके ब्लैक गेट से अंदर गाड़ी दाखिल हो गई। डर से हीर का वजूद कँपने लगा। तो फिर तुम कोशिश किए बगैर हार मानने वाली हो? नहीं, तुम्हें किसने कहा? बर्नीडो के अल्फाज पर हीर ने उसे घूरते हुए कहा, जबकि उसकी धड़कनों का शोर नुमाया था। तुम्हारा चेहरा बताने के लिए काफी है। वो दिल जलाने वाली मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाते हुए बोला। यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा। तो किसने कहा मजाक चल रहा है? तुम्हारा चेहरा बताने के लिए काफी है। हीर ने उसके कहे अल्फाज उस पर वापस लौटाए। शट अप और ये पहनो। उसने उसकी जानिब पेंडन बढ़ाते हुए कहा, जो उसने अपनी गर्दन में डाल लिया। उसके बाद हीर ने अपनी आंखों में लेंस लगाए और वो उसके साथ गाड़ी से बाहर निकल आई। बर्नीडो ने उसकी जानिब अपना बाजू बढ़ाया तो वो दोनों कपल्स के दरमियान में से गुजरते हुए तकरीब हाल की जानिब बढ़ गए, जिसकी एंट्री पर दो आदमी खड़े थे जो आने वाले मेहमानों की तस्दीक कर रहे थे। तुम्हारा नाम क्या है? उस आदमी ने बर्नीडो की जानिब देखते हुए रूसी लहजे में पूछा, जिस पर उसके लब मुस्कुराए। ए सॉक रेचरियो, बर्नीडो ने भी रूसी लहजे में कहा। और आपकी पार्टनर का? उसने हीर की जानिब इशारा किया। एलेक्स क्रिस्टे। इसके बताने पर वो लिस्ट देखने लगा। उनके नाम वहां देखते ही उसने इन दोनों को अंदर जाने का इशारा किया। हीर ने तकरीब हाल में दाखिल होकर अपनी नज़र यहाँ वहाँ घुमाई, जो बहुत बड़ा था और जिसे लाइट्स की मदद से बहुत खूबसूरती से सजाया हुआ था। बहुत जहाँ बहुत से लोग मौजूद थे। हीर की खौफ से बर्नीडो के बाजू पर गिरफ्त सख्त हो गई। हीर ने परेशान नजरों से आसपास के लोगों को देखा, जो चेहरों से ही खतरनाक लग रहे थे। उसे आज की ये तकरीब अपनी मौत का जाल लगी, क्योंकि यहाँ से बचकर निकलना नामुमकिन था। बर्नीडो इसे बाजू से पकड़कर एक टेबल की जानिब ले गया, जहाँ एक कपल बैठा हुआ था। वहां जाकर बर्नीडो अपना रूसी जुबान में तारुफ करवाने लगा, जबकि हीर बेवकूफ़ों की तरह उसे रूसी फरफर बोलते हुए देखने लगी। या अल्लाह, इसे कितनी जुबानें आती हैं। वो जो खुद से कह रही थी, तभी उसने महसूस किया कि इस औरत ने उससे कुछ सवाल पूछा है। एलेक्स क्रिस्टे। हीर ने अंदाज़ा लगाया शायद नाम पूछा हो। उसके मुताबिक उसने उसको जवाब दे दिया, जिस पर वो औरत उसे देखने लगी। ओ गॉड, लगता है मैंने गलत बोल दिया, अब मेरी मौत पक्की है। वो खौफ से दिल ही दिल में बोली।
کیا لگتا ہے ہیر مر جائے گی یا زندہ بچ پائے گی اس مشن سے؟ وہ جو سانس روک کے سامنے بیٹھی عورت کو دیکھ رہی تھی، اس کے سر کو ہاں میں ہلتا دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی کہ اس نے کچھ غلط نہیں کہا۔ تبھی اس عورت نے ایک اور سوال پوچھا، کینیا؟ ہیر نے اندازے سے پھر سے جواب دیا تو اس عورت نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا اور واپس اپنے پارٹنر کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی۔ گڈ جاب ود گسنگ آن ہر کوسچنز۔ برنیڈو نے اس کی جانب جھکتے ہوئے کان میں سرگوشی نما کہا۔ اس کے کمپلیمنٹ پر ہیر کے لب مسکرائے۔ تھینکس۔ ان لوگوں کو تقریب میں آئے کافی وقت ہو چکا تھا، لیکن ہیر نے ابھی تک اینتھنیو کو نہیں دیکھا تھا، جس کی گھڑی اس نے چرانی تھی۔ وہاں موجود سبھی لوگ گپ شپ میں مصروف تھے۔ تبھی ایک آدمی شان و شوکت سے اسٹیج پر آ کھڑا ہوا۔ اس کی موجودگی پر سبھی لوگ تالیاں بجانے لگے۔ یہی تمہارا شکار ہے، برنیڈو نے اس کے کان میں سرگوشی کی، جس پر ہیر کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس کی نظر فوری اس آدمی کی کلائی پر گئی، مگر اس وقت وہ گولڈ کی بجائے سلور کی واچ پہنے ہوا تھا۔ گھڑی کدھر ہے؟ وہ گھبراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اپنے ایموشنز کنٹرول کرو، اپنے چہرے کو بلینک شو کرواؤ، ورنہ یہاں موجود لوگ سیکنڈز میں سمجھ جائیں گے کچھ گڑبڑ ہے اور تم ان کی نظروں میں آ جاؤ گی۔ ٹھیک ہے، ہیر نے سنبھلتے ہوئے کہا اور آس پاس لوگوں کو دیکھنے لگی جو بہت غور سے اسٹیج پر کھڑے آدمی کو سن رہے تھے اور اس کی کچھ باتوں پر مسکرا بھی رہے تھے۔ اس نے اپنی گردن کا رخ برنیڈو کی جانب کیا، جو بغیر مسکرائے خالی نظروں سے اس آدمی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے واپس سے اپنی نگاہ اسٹیج کی جانب کی، جہاں وہ آدمی مزید کچھ الفاظ کہہ کر اسٹیج سے اتر گیا، جبکہ لوگ اسے سراہنے لگے۔ اسی پل لوگ کرسیوں سے اٹھ کر ڈانس فلور کی طرف اور کچھ اینتھنیوں کی جانب بڑھنے لگے، جبکہ ہیر پریشانی سے اپنے لب چبانے لگی، کیونکہ وہ جانتی تھی اس کا ایک غلط قدم یا بول اسے موت کی جانب لے جا سکتا ہے۔ وہ جو اپنی سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی، اپنے سامنے برنیڈو کی ہتھیلی کو پھیلے دیکھا تو وہ ناسمجھی سے اس کے ہاتھ کو دیکھنے لگی۔ لیٹس ڈانس۔ اس کے کہنے پر ہیر کے دل نے ایک بیٹ مس کی، مگر وہ الجھتی نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی، کیونکہ اس کے الفاظ اسے کچھ ہضم نہیں ہو رہے تھے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں، ہاتھ تھامو اور اٹھ جاؤ۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولا، جس پر وہ اپنے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے یہاں وہاں دیکھنے لگی، جہاں سچ میں کچھ لوگ ان کی جانب دیکھ رہے تھے۔ میں تمہارے ساتھ ڈانس کیوں کروں؟ مجھے نہیں کرنا، وہ دانت پیستے ہوئے بولی، کیونکہ وہ گاڑی میں ہوئی بات چیت ابھی بھولی نہیں تھی۔ یہاں یہ سب شروع مت کرو ہیر، تم یہاں جتنا نارمل رویہ ظاہر کرو گی اتنا تمہارے لیے اچھا ہے۔ ویسے بھی اس پارٹی میں تم میری منگیتر بن کر آئی ہو، اس لیے چپ چاپ ہاتھ تھامو، اس سے پہلے میرا دماغ خراب ہو جائے۔ وہ سلگتے ہوئے لہجے میں دھیرے سے بولا تو وہ اسے گھورنے لگی، مگر کھڑی ہو کر اس کا ہاتھ تھام گئی۔ وہ جو اسے کچھ غلط بولنے والی تھی، اس کے ہاتھ چھونے کے احساس پر اس کا وجود تھما۔ اس کا ہاتھ بالکل پرفیکٹلی اس کے ہاتھ میں فٹ ہوا تھا، جیسے بنا ہی اس کے لیے ہو۔ وہ اس کی حالت سے انجان اس کا ہاتھ پکڑ کر ڈانس فلور پر لے گیا، جہاں پہلے سے کچھ کپلز ڈانس کرنے میں مصروف تھے۔ برنیڈو نے اس کا رخ اپنی جانب کیا تو وہ اس کی گولڈن بلوئش آنکھوں میں دیکھنے لگی، جو کسی بھی انسان کو اپنے سحر میں قید کرنے کا ہنر رکھتی تھی۔ اس نے ہیر کے دونوں بازوؤں کو اپنی گردن میں ڈالا اور خود اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر میوزک کی آواز پر دھیرے دھیرے ڈانس کرنے لگا، جبکہ ہیر کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں، کیونکہ اس نے آج سے پہلے کبھی کسی کے ساتھ ایسے ڈانس نہیں کیا تھا۔ خیر ڈانس تو دور کی بات، اس نے ہمیشہ خود کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کر رکھا تھا۔ ہیر، برنیڈو نے اسے گھما کر واپس سے اپنی جانب کھینچتے ہوئے پکارا، جس سے اس کی پشت اس کے سینے سے آ ٹکرائی۔ What the hell؟ اس کی زبان سے میرا نام کتنا پیارا لگتا ہے، کسی میوزک سے بھی زیادہ خوبصورت۔ وہ اسے جواب دینے کی بجائے سوچنے لگی۔ تمہارا وقت اب شروع ہوتا ہے، وہ اس کے کان میں بول کر اسے کمر سے پکڑ کر ہوا میں اٹھا گیا، جس پر وہ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر نیچے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، جو کسی بھی جذبات سے خالی تھی۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن اس کے دل میں تکلیف ہوئی۔ گھڑی کا افتتاح رات 12 بجے کے بعد ہوگا، ابھی 11 بجے ہیں، یہی تمہارے پاس وقت ہے۔ اندر جاؤ، ڈھونڈو اور لے کر آؤ، میں تمہارا باہر ویٹ کر رہا ہوں۔ اس کے الفاظ پر وہ مکمل سے ہوش کی دنیا میں آئی، جو اسے بتا رہا تھا کہ ایگزیکٹلی گھڑی کس جگہ پر پڑی ہوئی ہے اور اسے وہاں پہنچنے تک گارڈز کے سامنے کتنا محتاط رہنا ہوگا۔ میں کیوں خیال رکھوں؟ کیوں محتاط رہوں؟ وہ چبھتے لہجے میں بولی۔ وٹ؟ تم جو چاہتے ہو وہی۔ تم لوگوں نے جان بوجھ کر یہ پلان بنایا ہے تاکہ میں یہاں سے زندہ لوٹ کر نہ جا سکوں۔
व्हाट? लेकिन तुमने कहा था कि तुम इस मिशन पर जाना चाहती हो। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन तुम लोगों ने जानबूझकर मेरे लिए ऐसा मिशन तैयार किया है जहां मैं बेबस हूँ। तुम लोग जानते हो मुझे रूसी जुबान नहीं आती और यहाँ वो बोले बगैर गुजारा नहीं। मैं क्या करूँगी? तुम बाहर जाकर वेट करने का दिखावा कर रहे हो, मैं जानती हूँ तुम मुझे यहाँ ही छोड़कर चले जाओगे। वो तल्खी से बोली तो वो उसकी आंखों में देखने लगा, तो वो भी गुस्से से उसे घूरने लगी, मगर जल्द ही उसकी आंखें नम होने लगीं। तुम गलत सोच रही हो, ऐसा कोई प्लान नहीं बनाया गया। वो संजीदगी से बोला, हाँ, मैं स्टूपिड नहीं हूँ जो तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी, मैं सब समझती हूँ। तुम्हें मुझसे नफरत है, इसीलिए इस तरह का तुमने मिशन तैयार किया है। वो अपने आंसुओं को हाथ की पुश्त से साफ करते तपे हुए लहजे में बोली, फिर तुम पागल हो गई हो क्या? मैं ऐसा क्यों करूँगा? कुछ भी फजूल बकवास करके मेरा दिमाग खराब ना करो। वो उसका बाजू पकड़ते हुए धाड़ा, मेरा बाजू छोड़ो, जा रही हूँ मैं। बाहर वेट करने की ज़रूरत नहीं है, शायद वापस ना लौटूं मैं। वो भीगे लहजे में कहकर बगैर उसका जवाब सुने गुस्से से अपना हाथ छुड़ा कर चली गई। जब वो घर के मेन गेट की जानिब बढ़ी तो वहां दो गार्ड्स खड़े हुए थे। उसने खुद को अच्छे से कंपोज किया और अपने कदम उनकी जानिब बढ़ा दिए। मुझे वॉशरूम में जाना है, हीर ने इंग्लिश में कहा, तो वो दोनों गार्ड्स आपस में कुछ बात करने लगे जो उसे समझ नहीं आ रहा था। तुम कौन हो? उनमें से एक आदमी ने पलटकर उसकी जानिब देखते हुए इंग्लिश में ही पूछा। एलेक्स क्रिस्टे, मेरा ताल्लुक अफ्रीकी रियासत से है, वो थोड़ा मगरूर लहजे में बोली, तो दोनों ने हाँ में सर हिलाकर दरवाज़ा छोड़ दिया ताकि वो गुजर सके। लिविंग एरिया से गुजरकर नवा दरवाज़ा वॉशरूम का है, उनमें से एक आदमी बोला, तो वो रोब से चलती उनके करीब से गुजर गई। उनकी नज़रों से ओझल होते ही उसने सुकून भरा सांस खींचा। वहां से सीधा चलते हुए वो लिविंग एरिया में आई जो खूबसूरती से सजा हुआ था, जिसमें एंथोनियो और उसकी फैमिली की तस्वीरें मौजूद थीं। उसने जल्दी से अपनी हील उतारी और वहां पड़े सोफे की साइड पर रख दी ताकि उसके चलने से शोर ना हो। फिर वो नंगे पांव सीढ़ियों की जानिब बढ़ने लगी क्योंकि उसकी असल मंजिल ऊपर ही थी। ओ मेरे खुदाया, अब किस दरवाजे से जाऊं? कौन सा दरवाज़ा हो सकता? ऊपर हॉल में पहुंचकर जब इसने 10 के करीब दरवाजे देखे तो बौखलाते हुए सोचने लगी, क्योंकि वो इस वक्त अपने आसपास खतरे की बू अच्छे से महसूस कर सकती थी। उसके पास इतना वक्त नहीं था कि वो ज़ाया कर सके। 1 मिनट। पाउच, हाँ, पाउच में शायद कुछ हो जो बॉक्स के अंदर मौजूद था। उसने नम हथेलियों से जल्दी से पाउच खोला, लेकिन उसमें एक पेन मौजूद था जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। इससे पहले वो इस लफ्ज़ को पढ़कर समझ पाती, उसे किसी के चलने की आहट महसूस होने लगी। लगता है गार्ड्स ने मेरी गैर मौजूदगी महसूस की है, इसलिए वो मुझे ढूंढ रहे हैं। ये सोच उसके जहन में आते ही उसका वजूद कँप-कँपाया। वो जल्दी से पहले दरवाजे की जानिब बढ़ी और इसके अंदर घुस गई, जो कि गेम रूम था, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की गेम्स पड़ी हुई थीं। उसने खुद को धड़कनों को कंट्रोल करके दरवाजे के साथ अपना कान लगाया ताकि कोई आवाज़ सुन सके, मगर उसे सिर्फ चलने की चाप सुनाई देने लगी थी जो बिल्कुल दरवाजे के करीब से गुजरी थी। वो चलते कदमों की आवाज़ से समझ रही थी यहाँ 2 से ज़्यादा लोग हैं। अगर उन लोगों को पता चल गया मैं कहाँ हूँ तो क्या होगा? ये ख्याल आते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। तभी दरवाज़ा खुला और ज़ोर से उसके सर पर लगा, जिसकी वजह से वो ज़मीन पर जा गिरी, क्योंकि वो बिल्कुल उसके पीछे खड़ी हुई थी। तकलीफ से उसकी आंखें ब्लर होने लगीं। पाकिस्तानी सपाए, द मोस्ट पैथेटिक आई हैव नेवर सीन। आदमी जो अंदर दाखिल हुआ था वो बोला, और फिर अपने दूसरे आदमियों को इस कमरे की जानिब रोसी में बुलाने लगा। घबराहट और खौफ से उसकी आंखों के सामने मजीद अंधेरा छाने लगा और उसे बिल्कुल पता नहीं चला कब उसकी आंखें बंद हो गईं। चेहरे पर पानी पड़ने की वजह से उसकी आंखें खुल गईं, मगर उसके सर में शदीद दर्द उठा जिसकी वजह से वो करा उठी। आउच! उसने खुद के सर पर हाथ रखना चाहा मगर वो नहीं रख पाई, क्योंकि उसके हाथ पांव रस्सी से बांधकर उसे कुर्सी पर बिठाया हुआ था। उसने सामने देखा जहां 5 बॉडीगार्ड्स खड़े थे और उनके दरमियान में एंथनियो, जिसकी आंखें गुस्से से लाल सुर्ख थीं। तुम कौन हो? इसने इश्तियाल से पूछा, तो हीर का पूरा वजूद लर्जा और आंखें नम हो गईं। एलेक्स क्रिस्टे, वो मजबूती से कहना चाहती थी मगर उसकी आवाज़ लड़खड़ाई। शट अप! तुम्हें यहाँ मेरी वॉच स्टोरी करने के लिए भेजा गया है। वो धाड़ा। नहीं, उसने उसके अल्फाज को झुठलाना चाहा। ओ, तो फिर तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी आंखों में शर्मिंदगी क्यों है? मैं रो रही हूँ क्योंकि मैं नहीं जानती मैं यहाँ क्यों हूँ। प्लीज़ मुझे जाने दो या फिर मार दो मुझे। वो सिसकते हुए चिल्लाई, तुम मुझ पर चिल्ला रही हो?
एंथनी सुलगते हुए लहजे में इससे पूछने लगा। नहीं, मुझे बस जाने दो, वो कपकपाती आवाज में बोली। तुम किसके लिए काम करती हो? वो उसके करीब आकर उसे एक तस्वीर दिखाते हुए बोला। ये एलेक्स क्रिस्टे है, तुम अब भी झूठ बोलोगी? वो मजीद करख्तगी से बोला। और मैं यही हूँ, तस्वीर पुरानी हो गई है काफ़ी। ओ माय गॉड, तुम सच में काफ़ी हार्ड पर्सन हो। इतनी आसानी से नहीं मानोगी। तुम नहीं जानती तुम किस इंसान से उलझ रही हो। जाओ मशीन लेकर आओ। वो इसे कहने के बाद आखिरी लाइन गार्ड को बोला। क्या मशीन? कैसी मशीन? वो जेरे लब बड़बड़ाई। मैं देखता हूँ जो तुम्हारे साथ होगा, उसके बाद भी तुम्हारा ये जुबान चलती है। उसके अल्फाज पर हीर का वजूद कँपकपाने लगा और आंखें शिद्दत से बरसने लगीं। अभी तुम इससे ज्यादा रोगी। वहां जो 3 गार्ड्स अभी भी खड़े थे उनमें से एक बोला, जिस पर वो तकलीफ से अपनी आंखें बंद कर गई। कुछ भी करके इस लड़की का मुंह खुलवाओ। पता करो इस लड़की के इरादे क्या हैं। मुझे अभी जाकर मेहमानों को देखना है और फिर घड़ी का इफ्तिताह करना है। एंथनी कमरे में मौजूद दूसरे गार्ड्स को देखते हुए सर्द मोहरी से बोला और दरवाजे की जानिब बढ़ गया। सर, मैं क्या सोच रहा हूँ, आज रात लड़कियों की तो स्मगलिंग होनी ही है, तो ऐसा करते हैं इसे इन लड़कियों के साथ शामिल कर देते हैं। वैसे भी खूबसूरत दिखती है, पैसा अच्छा आ जाएगा। वहां मौजूद 3 गार्ड्स में से एक आदमी ने मशवरा दिया, जिस पर वो दरवाजे से पलटकर उसे देखने लगा, जबकि हीर की रीढ़ की हड्डी में खौफ की लहर दौड़ी। पहले इसका मुंह खुलवाओ, फिर सोचते हैं क्या करना है इसका। और हाँ, मुझे लगता है मशीन भारी है, इसलिए वो अभी तक ला नहीं पाए। जाओ तुम दोनों भी जाकर उनकी मदद करो। उसने गार्ड्स को बोला तो वो समझते हुए उसके साथ बाहर निकल गए, जिसकी वजह से सिर्फ एक आदमी हीर के पास रह गया, जो इन सबके दरमियान सबसे बड़ा बॉडी बिल्डर था। वह आदमी छोटे छोटे कदम उठाकर हीर की जानिब बढ़ा, जो मुंह नीचे करके रोने में मसरूफ थी। उसने पिस्टल की नोक उसकी थोड़ी पर रखकर उसका चेहरा ऊपर की जानिब किया। वो इसे जिन नजरों से देख रहा था, हीर को उसकी मौजूदगी से वहशत होने लगी। उसने अपना मुंह हिलाकर पिस्टल को पीछे किया, लेकिन इसके बावजूद वो इसके चेहरे को अपने हाथों से छूने लगा। अपने हाथ पीछे करो मेरे चेहरे से, वरना यही काट कर फेंक दूंगी। वो भीगी आंखों से सुलगते हुए लहजे में घुर्राई। तुम बहुत खूबसूरत हो, गुस्से में और भी जानलेवा लगती हो। वो अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट सजाते हुए बोला और साथ ही अपना हाथ उसके चेहरे से गर्दन की जानिब ले जाने लगा। स्टॉप इट यू बास्टर्ड। उसने सिसकते हुए उसे पंच मारना चाहा, मगर उसके हाथ उस वक्त बंधे हुए थे। तभी दरवाजा खोलकर कोई वजूद अंदर दाखिल हुआ तो उस आदमी ने पलटकर दरवाजे की जानिब देखा। बर्नीडो। हीर ने हैरत से उसको देखते हुए दिल में कहा, जो नफरत से उस आदमी के हाथ को देख रहा था जो उसकी गर्दन पर था। वो आदमी जल्दी से हीर को छोड़कर बर्नीडो की जानिब बढ़ा। जाओ यहाँ से, किसी भी मेहमान को यहाँ आने की इजाजत नहीं है। नीचे जाओ। वो आदमी बर्नीडो की तरफ देखता हुआ हुक्मिया लहजे में बोला। मुझे एंथनियो ने भेजा है यहाँ, बोला है मेरी यहाँ जरूरत है। वो तहम्मुल से कहता इन दोनों की तरफ कदम बढ़ाने लगा। झूठ, तुम यहाँ काम नहीं करते हो, बताओ कौन हो तुम? वो आदमी आईब्रो उचकाता हुआ मशकूक नजरों से उसे देखने लगा। जाओ और जाकर अपने साथियों से पूछो, तुम्हें बेहतर जवाब देंगे। वो कंधे उचकाता हुआ बोला तो हीर खोई खोई नजरों से इन दोनों की बातें सुनने लगी। जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा। वो आदमी पिस्टल का रुख उसकी जानिब करता हुआ गुस्से से बोला। रिलैक्स ड्यूड, टेक अ चिल पिल। वो हवा में हाथ सरेंडर करते हुए बोला और वापस की जानिब पलट गया, जिस पर उस आदमी ने पिस्टल नीचे कर ली और हीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। मगर बगैर उस आदमी को समझने का मौका दिए वो अचानक से पलटा और जोर से पंच उसकी थोड़ी पर मारा, जिस पर उस आदमी का बैलेंस बिगड़ा। फिर वो आगे बढ़कर उसकी टांग को किक मारी, जिस पर वो जमीन पर गिर गया और उसके हाथ से गन छीन ली। हीर मुंह खोले सामने का मंजर देखने लगी, जहां आदमी जमीन पर खून से लथपथ लेटा हुआ था और बर्नीडो उसके ऊपर बैठकर उसके मुंह पर पंच मार रहा था। आइंदा इस हाथ से किसी लड़की को उसकी मर्जी के बगैर छूने से पहले 1000 मर्तबा सोचना। वो आदमी जिस हाथ से हीर को छू रहा था, बर्नीडो उसे जोर से मरोड़ते हुए बोला और फिर उसके मुंह पर हाथ रखकर पास पड़ी कुर्सी जोर से उसकी कलाई पर एक के बाद एक बार मारी, जहां से हड्डी टूटने की आवाज साफ कानों में सुनाई दी।
اس آدمی کی تکلیف سے نکلتی چیخیں برنیڈو کے ہاتھ کے اندر ہی دم توڑ گئیں، جبکہ ہیر کی خوف سے نکلتی چیخ صاف کمرے میں گونجی۔ برنیڈو نے سرخ ہوتی آنکھوں سے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا تو وہ جلدی سے اپنے لبوں پر دانت رکھ گئی۔ تم اب یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ اپنے خوف کو سائڈ پر کرتی چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھنے لگی، جبکہ آنسو اس کی آنکھوں سے خشک ہی نہیں ہو رہے تھے۔ کیا بکواس سوال ہے، نظر نہیں آ رہا تمہیں بچانے آیا ہوں؟ وہ اٹھ کر اپنی شرٹ کو سکون سے جھاڑتے ہوئے بولا، جیسے ابھی بھی یہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کا اتنا پرسکون ہونا ہیل کو تل ملا کر رکھ گیا۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں خود کو خیال رکھ سکتی ہوں۔ ویسے بھی مشن تو میں ہار گئی ہوں، واپس جا کر اس سے بھی بھیانک چیزیں مجھے دیکھنے کو ملیں گی۔ اوکے، جیسے تمہاری مرضی، وہ کہہ کر واپس دروازے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ ہیر بے یقینی سے اسے جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ ویٹ ویٹ، رک جاؤ پلیز، وہ چلاتے ہوئے بولی تو اس کے چلتے ہوئے قدم تھمے اور وہ مڑ کر اس کے پاس آ گیا۔ کیا تمہارے سینے میں دل ہے یا سچ میں اس کی جگہ پتھر فکس ہو گیا ہے؟ وہ جب اس کے رسی سے بندھے ہاتھ پاؤں کھولنے لگا تو ہیر نے بے بسی سے اس سے پوچھا، مگر وہ انسنا کر گیا۔ جیسے ہی ساری رسیاں کھل گئیں تو وہ جلدی سے اٹھ گئی۔ تم میری مدد کیوں کر رہے ہو؟ جب وہ کمرے سے باہر نکلے تو ہیر نے پھر سے پوچھا۔ شٹ اپ ہیر، یار کبھی تو اپنا منہ بند کر لیا کرو۔ وہ ہال سے سیڑھیوں کی جانب بڑھ کر جھنجھلاتا ہوا بولا تو وہ آنکھیں گھما کر رہ گئی۔ جب وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو اس نے اینتھنیوں کے کچھ آدمیوں کو زمین پر نیم مردہ حالت میں پڑے ہوئے دیکھا، جو مشین لینے آئے تھے۔ تم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ کیا تم نے انہیں پیٹا ہے؟ وہ لڑکھڑاتی آواز میں پوچھنے لگی۔ شاید۔ جاؤ گھڑی لے کر آؤ۔ واٹ؟ اس نے اس کی جانب ایسے دیکھا جیسے وہ پاگل ہو۔ کیا مطلب گھڑی لے کر آؤ؟ جلدی کرو، وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ کیا تمہارا دماغ اب چل گیا ہے؟ میں مشن مکمل نہیں کر پائی اور نہ مجھ سے ہوگا، وہ لب بھینچتے ہوئے بولی۔ کیوں واپس جا کر اب تم آرام سے رکھیل والی پوزیشن سنبھال لوگی؟ وہ اس کی طرف دیکھتا ہوا طنزیہ لہجے میں بولا۔ اس کے الفاظ پر ہیر کا دل کیا آگے بڑھ کر اس کے منہ پر تھپڑ جڑ دے، اور وہ ماننے کے لیے آگے بھی بڑھی مگر وہ اس کا ہاتھ ہوا میں ہی تھام گیا۔ ہاں تمہاری بن جاؤں گی، رکھ لینا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر دل جلانے والی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر بولی، کیونکہ اسے یقین تھا وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا، جس پر وہ مٹھیاں بھینچتا ہوا اسے سرد نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ کیا تکلیف ہے ہیر؟ مجھ سے پوچھ رہے ہو کیا تکلیف ہے؟ وہ خشک قہقہا لگاتے ہوئے بولی۔ تم تکلیف ہو میری۔ تم کیوں لائے مجھے یہاں؟ کیوں؟ میرے ملک، سب کچھ، تم نے میری ساری زندگی تباہ کر دی، مذاق بنا دیا ہے تم نے میرا۔ کیا قصور تھا میرا؟ صرف ایک انٹرویو لینا؟ وہ اس کے سینے پر پنچ مارتی ہوئی سسکنے لگی، جبکہ وہ خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ ہیر، اپنا مشن تم نے مکمل کرنا ہے یا نہیں، یا ایسے ہی بغیر کوشش کیے ہار مان جاؤ گی اور آرام سے جو بہت سزا دے گا وہ قبول کر لو گی؟ وہ اس کے دونوں ہاتھ پکڑتا ہوا بولا، جس پر وہ تکلیف سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ نہیں، مجھے کوشش کرنی ہے، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے لرزتی آواز میں بولی۔ چلو پھر ساتھ واچ لینے چلیں، وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا، مگر ہیر نے اس کا بازو تھام کر روکا۔ تم میری ہیلپ کیوں کر رہے ہو؟ وہ امید سے پوچھنے لگی، شاید وہ کچھ اچھا بولے گا جس سے وہ بہتر محسوس کرے گی۔ کیونکہ مجھے ہارنا پسند نہیں اور تم اس مشن میں میرے ساتھ ہو، اس لیے میں چاہتا ہوں تم جیتو، جس پر وہ اسے مایوسی سے دیکھنے لگا مگر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اوپر والی منزل پر چلا گیا۔ ہے اسٹاپ! ایک آدمی کی آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرائی تو ان دونوں نے اس آواز کی سمت میں دیکھا جہاں اینتھنیو 3 آدمیوں کے ساتھ ان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ برنیڈو نے جلدی سے ہیر کو بالکل پاس والے کمرے کا دروازہ کھول کر اس میں دھکیلا اور خود بھی داخل ہو کر اس کا دروازہ لاک کر دیا۔ باہر سے گولیوں کی تیزی سے دروازے کو لگنے لگیں۔ او نو، اب ہم لوگ کیا کریں گے؟ یہ لوگ تو ہمیں قتل کر دیں گے، وہ خوف سے نم آنکھوں سے بولی۔ رونے کی بجائے دماغ استعمال کرو اور یہ پکڑو، وہ اس کی جانب اپنی پسٹل بڑھاتا ہوا بولا، جو اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے تھام لی مگر وہ اسے اس کی سوچ سے وزنی لگی۔ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی، جو سیلڈ ہوئی کھڑکی کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ باہر موجود آدمی مسلسل دروازے کو توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ جلدی سے اپنے پرس کی جانب واپس سے بڑھی اور اس میں سے اس نے وہی پین نکالا جو اس نے گیم روم میں داخل ہونے سے پہلے دیکھا تھا۔
हीर क्या कर रही हो, इधर आओ, निकलना है। वो अपना कोट उतार कर अपनी शर्ट के बाजुओं को फोल्ड करता हुआ बोला। तो वो जल्दी से उसकी जानिब बढ़ी जो विंडो से नीचे देख रहा था। व्हाट, हम लोग यहाँ से नीचे जाएंगे? वो हैरत से मुंह खोले नीचे देखते हुए बोली, क्योंकि इस वक्त वो फर्स्ट फ्लोर पर थे। अगर यहाँ से भी वो नीचे छलांग लगाते तो उनकी टांगें टूटना तय था। अगर तुमने एक और स्टूपिड सवाल किया तो मैं तुम्हें यहाँ ही छोड़कर वापस चला जाऊंगा। वो छलांग लगाकर विंडो की दूसरी जानिब बनी छोटी सी जगह पर खड़ा होता हुआ बोला। तो उसने जल्दी से अपने लबों को बंद किया, क्योंकि वो जानती थी वो सचमुच को छोड़कर चला जाएगा। इसलिए अभी के लिए जुबान बंद रखना ही बेहतर है। अपनी आंखें खोलो, कुछ नहीं होगा, मैं साथ हूं ना। उसने बर्नीडो के हाथ की मदद से विंडो क्रॉस की, तो वो आंखें बंद करके दीवार के साथ चिपकी रही, क्योंकि उसका दिल नीचे गिरने के खौफ से तेजी से धड़क रहा था। मगर जब उसके अल्फाज उसके कानों से टकराए तो उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। हमें बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता इस दीवार के साथ साथ चलना है। फिर वो देखो पाइप, उसके सहारे हम लोग नीचे उतर जाएंगे। वो उसके साथ एहतियात से चलता हुआ गाइड करने लगा, जिस पर हीर समझते हुए दीवार से चिपके हुए छोटे छोटे कदम लेने लगी, क्योंकि जरा सी गलती पर वो नीचे गिर सकती थी। वो दोनों जो धीरे धीरे चल रहे थे, अचानक से पूरे मेंशन में बहुत शोर शराबा छा गया। गोलियों के चलने की आवाजें तेज हो गईं, जिसकी वजह से हीर का वजूद कपकपाया, तो उसके हाथ से पेन छूट गया। और वो जो तेजी से पेन पकड़ने लगी, उसका पांव स्लिप हुआ और वो नीचे की जानिब गिर गई। उसके मुंह से बेसाख्ता निकला, हीर। बर्नीडो शौक से चिल्लाया। वो जो आंखें बंद किए हुए चीख रही थी कि अब इसकी मौत पक्की है। मगर इसने खुद को हवा में लटके हुए पाया, तो इसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर बर्नीडो की आंखों में देखा, जो पाइप का सहारा लेकर उसका बाजू पकड़े हुए था। हीर, लेफ्ट जानिब हरकत करो और पाइप को पकड़ने की कोशिश करो। देखो, बिल्कुल तुम्हारे पास है। वो सिसकते हुए उसे देखकर पाइप को पकड़ने लगी, मगर खौफ से उसकी ग्रिप ही नहीं बन रही थी। काम डाउन बेबी, फोकस। अपने पांव मजबूती से उसके गिर्द लपेटो। उसके कहने पर उसने धड़कते हुए दिल के साथ अपने पांव की ग्रिप बनाई। वेरी गुड, अब पाइप के गिर्द बनाओ। स्टॉप, एक आदमी खिड़की से बाहर देखते हुए चिल्लाया, जबकि दो आदमी खिड़की फलांग कर उनकी जानिब बढ़ने लगे। तभी पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाज हवा में गूंजने लगी। व्हाट द हेल, पुलिस क्या कर रही है यहाँ? एंथनियो का एक आदमी गुस्से से चीखा, जबकि बाकी आदमी बर्नीडो लोगों की जानिब गोली के निशाने बांधने लगे। क्या मुसीबत है, इन लोगों को भी अभी आना था। आज का दिन सच में खराब है। भला 10 मिनट लेट आ जाते। बर्नीडो तलखी से बोला, मगर उसी पल एक गोली उसकी दाईं जानिब बाजू पर आ लगी, जिस पर वह हीर को सहारा दे रहा था। ओ मेरे अल्लाह! हीर उसकी तरफ देखते हुए चिल्लाई, जिसके बाजू से खून निकलकर उसकी शर्ट को भिगो रहा था, जिसकी वजह से हीर का हाथ उसके हाथ से स्लिप होने लगा। इससे पहले कि उसका हाथ मुकम्मल स्लिप हो जाता, बर्नीडो ने उसके हाथ को थामे ही पाइप छोड़कर नीचे की तरफ छलांग लगा दी। हीर सांस रोककर आंखें बंद किए हुए इसे और खुद को जमीन की जानिब गिरता हुआ महसूस करने लगी, क्योंकि वो जानती थी अब जिंदा बचना मुश्किल है। अगला पार्ट इंशाल्लाह कल अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।